हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो एविडेंस एक्ट पे है। और हम लोग एविडेंस में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हम वही पढ़ेंगे जो हम हमारे उत्तराखंड एपीओ के एग्ज़ाम में सिलेबस में दे रखा है। हम सारा का सारा एविडेंस बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जितना कि हमें सिलेबस में दिया हुआ है और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा आप लोग को समय ना लेते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3, जो कि बात करता है परिभाषाओं को, जिसकी आप अगर हिंदी में बात करें तो निर्वाचन खंड है, और अगर इंग्लिश में इसका सेक्शन 3 की बात करें तो इंटरप्रिटेशन क्लोज बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है सेक्शन 3 में कि भाई इसके अंदर जो भी बातें कही गई हैं, जिस शब्द को जिस तरीके से बोला गया है वो वही माना जाएगा। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा इसमें आती है, इसमें टोटल जो परिभाषाएं हैं वो 10 हैं। ठीक है, जिसमें न्यायालय यानी कोर्ट, सुसंगत यानी रेलिवेंट, विवादक तत्व यानी फैक्ट इन इशू, और आपका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, साक्ष्य यानी कि आपका एविडेंस, साबित यानी कि प्रूव्ड, ना साबित यानी कि डिसप्रूव्ड, और भारत यानी कि इंडिया। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके जो है टोटल 10 आपकी परिभाषाएं हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए अब आता है न्यायालय। न्यायालय क्या कहा? कोर्ट। तो कोर्ट क्या है? न्यायालय शब्द के अंतर्गत यानी कोर्ट के अंतर्गत सभी न्यायाधीश यानी कि जितने भी जजेस हैं वो, और मजिस्ट्रेट जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो, तथा मध्यस्थों के सिवाय यानी कि जो आर्बिट्रेटर है उसको छोड़ के साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। यानी कि जिनको ऑथराइज कर रखा है एविडेंस लेने के लिए, वो भी क्या है? वो भी कोर्ट है। ठीक है, तो मैं एक बार इसे इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ। कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ठीक है, जज और मजिस्ट्रेट, एंड ऑल पर्सन यानी वो सभी पर्सन, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स यानी आर्बिट्रेटर्स को छोड़ के, जो मध्यस्थ होते हैं उनको छोड़ के, लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, जो एविडेंस को लेने के लिए लीगल तौर से ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कोर्ट। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें सिंपल से याद रखना है कि भाई कोर्ट क्या है? न्यायाधीश यानी जज, मजिस्ट्रेट, और जो भी एविडेंस लेने के लिए लीगली तौर से ऑथराइज्ड है वो व्यक्ति कोर्ट हो गया। लेकिन मजिस्ट्रेट क्या है? कोर्ट नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आता है फैक्ट यानी तथ्य। तो देखिए तथ्य क्या कहता है? तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं, यानी फैक्ट का मतलब है और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इन्होंने बोला फैक्ट वो है ऐसी कोई वस्तु यानी कि ऐसा कोई थिंग्स, वस्तु की अवस्था, ठीक है, या वस्तुओं का संबंध, या तो एनीथिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एनी कोई वस्तु, एनीथिंग्स, वस्तु की अवस्था, एनी स्टेज ऑफ थिंग्स, या वस्तु का संबंध यानी रिलेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो वस्तु जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ठीक है, यानी जिसका पता हम कैसे सेंसेस से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी कि हम उसे अपनी इंद्रियों द्वारा उसको महसूस कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में जैसे ये बॉक्स है तो हम इसको महसूस कर सकते हैं ना, कि हम मान सकते हैं भाई हमारी ये हाथ के द्वारा हम इसे पता लगा रहे हैं कि ये बॉक्स है, इसकी जो कलाकृति है या ये जो शेप है हम उसको किसके द्वारा पता, अपने हाथों के द्वारा पता लगा रहे हैं कि ये बॉक्स है। तो इन्होंने यही कहा कि जिन्हें इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो सके, जैसे हमें देख कर, है ना, छू कर हम पता कर सकें कि भाई ये चीज़ है, देख कर, सुनकर, बोल कर, छू कर। इंद्रियां क्या? आँख, नाक, मुंह, ये सब क्या है? ये हमारी इंद्रियां ही तो हैं, सेंसेस तो हैं ही हमारे। ठीक है, तो इससे हम उस चीज़ों का पता लगा सके। किन चीज़ों का? वस्तु, ठीक है, किसी भी वस्तु को, थिंग्स को, या वस्तु की अवस्था को यानी स्टेज ऑफ जो थिंग्स है उसको, या वस्तुओं के संबंध को, या फिर रिलेशन ऑफ थिंग का, यानी किस वस्तु का संबंध किस चीज़ से है, तो हम देख कर पता लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ ये कहना चाहता है। दूसरा फैक्ट्स, ये तो फैक्ट्स हो गए। दूसरा क्या कहा इन्होंने? कोई मानसिक दशा यानी कोई भी मेंटल कंडीशन जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, यानी कि आप मानसिक तौर से आप किसी भी चीज़ को पता लगा सकते हैं, उसको भी क्या बोला जाएगा? फैक्ट बोला जाएगा। ठीक है, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, यानी कि जिसका ज्ञान जो है वो कोई व्यक्ति ले सके या उस चीज़ का पता लगा सके मानसिक तौर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक आपका फैक्ट ही हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ इलिट्रेशंस हैं, दृष्टांत जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो देख लेते हैं। यह है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है, यानी कि इसे मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। दैट देयर आर कंटेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन कंटेन ऑर्डर इन द कंटेन प्लेस
है ना, सॉरी, सर्टेन प्लेस इज ए फैक्ट, दी कंटेन इज सर्टेन है वो वर्ड, ठीक है, थोड़ा मुझसे बाय स्लिप हो गया वर्ड सर्टेन, ठीक है, यानी अमुक स्थान या अमुक क्रम अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक क्या है, फैक्ट है। दूसरा यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, ये भी क्या हो गया, फैक्ट। जैसे मैंने कहा कि राम ने खाना खाया था और श्याम उसको बैठ के देख रहा था, तो क्या हुआ, ये एक फैक्ट हुआ। या राम ने हरि की पुस्तक को लिया और बाद में उसको अपने लालच के लिए उस किताब को बेच दिया, तो ये क्या हुआ, ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यानी कि किसी पर्सन ने, ह्यूमन ने कुछ वर्ड को कहा, तो वो भी क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद है क्या है इसका, यह कि मनुष्य अमुक राय रखता है, यानी कि अब जो भी व्यक्ति एक अपनी ओपिनियन रखता है ना, सर्टेन ओपिनियन रखता है, यानी मान लीजिए मैं कहती हूँ कि भाई जो आग है, अगर कोई बंदा उस पे हाथ रखेगा तो वो जल जाएगा, है ना, तो प्लीज़ आप आग पे हाथ ना रखें, तो ये मेरा ओपिनियन है ना, ये मेरी राय है कि भाई आग पे हाथ रखने से जल सकता है, ठीक है। या अगर मेरे से किसी ने पूछा कि भाई आपकी किसी प्लास्टिक को लेकर क्या राय है, तो मैंने उस पर बता दिया कि भाई प्लास्टिक डैमेज जल्दी नहीं होती है, या वो डिकम्पोज नहीं होती है, या फिर वो उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, है ना, इसलिए वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को या फिर वो नेचर को कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड करती है। तो ये सब क्या हुआ, ये मेरी ओपिनियन है। हर इंसान की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपना अपना तरीका होता है चीज़ों का एक्सप्लेन करने का, या हर चीज़ों पे अपनी सलाह या अपना मशवरा देने का। तो वही इन्होंने बोला कि वो भी क्या, अगर कोई किसी की ओपिनियन की बात भी आती है, कोई सर्टेन ओपिनियन है, तो वो क्या है, एक फैक्ट ही हुआ, है ना। आशय रखता है या फिर वो कोई सर्टेन क्या रखता है, इंटेंशन रखता है, तो वो भी क्या है, फैक्ट है। सद्भाव पूर्वक, या तो वो गुड फेथ में या कपट पूर्वक, ठीक है, या फिर वो फ्रॉडेंटली कार्य करता है, तो ये सब क्या है, ये सब एक फैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने ए जो है वो बी के कमरे में गया और उसने कोई सामान चुराया, तो उसने वो जो सामान चुराया वो उसका क्या दिख रहा था, उसमें कपट दिख रहा था, है ना, उसकी जो क्रिमिनल इंटेंशन थी, लेकिन वो क्या हो गया, उसका जो कार्य जो करा उसने वो क्या इफेक्टिव तो हुआ, ठीक है। या किसी विशिष्ट शब्द का विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या फिर कोई स्पेशल कोई वर्ड है को कोई विशेषल एक्सप्रेशन में प्रयोग करता है वो, तो वो भी क्या एक फैक्ट है। या उसका किसी विशेष संवेदना का भान करता है, या फिर कोई उसके जो इमोशंस हैं उसको अगर वो बताता है या उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो वो भी क्या एक फैक्ट है। या किसी विदित समय में था, या फिर वो किसी एक विशेष समय की बात करता है, टाइम की, तो वो भी क्या एक फैक्ट है। जैसे मैं कहती हूँ कि कल रात हम लोग दिल्ली थे, या कल रात हम लोग आगरा थे, तो क्या है वो एक फैक्ट है, ठीक है। ये जो था सोमवार की रात को आगरा घूम रहा था, तो प्लेस आ गया आगरा, लेकिन क्या है वो एक क्या हुआ, एक फैक्ट हुआ। तो कुल मिला के जो एक पूरी कहानी होती है वो सब क्या है, वो फैक्ट्स होते हैं। जो लोग प्रैक्टिस में होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम किसी क्लाइंट से हम जो पिटीशन बनाते हैं, या हम जब पिटीशन का जवाब देते हैं, तो वो सब क्या है, वो फैक्ट्स हैं। भाई मैं सुबह उठी, मैं स्कूल गई, या मैं कॉलेज गई, या मैं कोर्ट गई, तो क्या ये सब एक फैक्ट है, ठीक है। अब बात आती है किसी मनुष्य की अमुक ख्याति भी एक तथ्य, अगर आपकी कोई रेपुटेशन है, तो वो भी क्या एक फैक्ट ही है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं यार ये बंदा वीआईपी है, या ये बंदा कहीं एमपी लगा हुआ है, या कहीं पे ये एक नेता है, तो वो क्या है, वो उसकी रेपुटेशन जो हमने करी वो क्या एक फैक्ट की तरह ही बताई ना, हमने एक तथ्य की तरह ही बताई, तो वो भी क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको फैक्ट समझ में आ गया होगा। इसमें दो बातें समझने की हैं। पहला, किसी वस्तु, ठीक है, या वस्तु की अवस्था या उसका संबंध जिसको आप इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य कर सकें, यानी कि अपने सेंसेस के द्वारा आप उनका पता लगा सकें, तो वो क्या हो गया, फैक्ट्स हो गया। दूसरा, आप किसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, यानी कि मेंटल कंडीशन का भी अगर कुछ ऐसा जिसका पता लग सकता है, तो वो भी क्या है, एक फैक्ट है। जैसे मैं बहुत दुखी हूँ, या वो बहुत दुखी है, या वो बहुत रो रहा है, या बहुत हंस रहा है, तो क्या ये उसकी मेंटल कंडीशन ही तो हो गई ना। या दिमागी तौर से बहुत पागल, तो क्या है ये मेंटल कंडीशन हो गई, तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है। अब आता है रेलिवेंट। तो देखिए रेलिवेंट क्या है, यानी कि सुसंगत क्या होता है, एक तथ्य यानी कि एक फैक्ट्स, आप सबको पता चल गया फैक्ट्स क्या होता है। एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट्स के तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, यानी कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलिवेंट जब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित, यानी कि उस फैक्ट से रिलेटेड
ठीक है। इस अधिनियम के अनुबंध में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से वह तथ्य एक दूसरे से सशक्त हो यानी कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कोई भी फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट जब माना जाएगा, जो कि इस जो आपका ये एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके अंदर वो प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो उनसे अगर वो रिलेटेड है और वो तो तब माना जाएगा कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो है, ठीक है। तो उसको क्या माना गया, रेलिवेंट माना गया, ठीक है। अब आता है यानी कि इसको हम किस तरीके से याद करेंगे कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलिवेंट जब कहा जाएगा जब उस फैक्ट की जो रेलिवेंसी से संबंधित है। ये बात कौन कहता है, ये बात आपका इंडियन एविडेंस एक्ट कहेगा, और वो इस प्रकार से हो जब वो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बाज़ार गया और जब जा रहा था तो उसने ये दिखाया कि देखो जी मेरे पास तो 10,000 रुपये हैं और मैं मार्केट जाकर एक सामान खरीदूँगा या मैं कोई जेवर खरीदूँगा। तो बी उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट था, तो बी लोगों ने देखा कि भाई बी जो है वो तुरंत जब ए आगे गया तो बी उसके पीछे गया, ठीक है। और जस्ट 10 मिनट बाद बी वहाँ से ये देखा गया कि बी ने वो सामान उससे छीना और वहाँ से भाग गया, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब कुछ लोगों ने देखा कि भाई ए जो पैसे लेके जा रहा था बी ने उसको छीना और भाग गया, तो ये इससे कनेक्टेड हो गया, तो ये माना गया भाई बी चोर है क्योंकि बी ने झपटा। या फिर मान लीजिए एक कोई सामान लेने गया पैसे लेके और वो कुछ लोगों को पता था। अब जिन लोगों को पता था अचानक जब वहाँ से उसके हाथ से वो सामान चोरी हो गया, तो जब ये सामानों की जांच पड़ताल की गई कि भाई सामान किसने चोरी किया, और इस बात को जब पता लगाने के लिए जब पुलिस उस जगह पहुंचती है तो जो वहाँ लोग खड़े हैं उनमें से एक बंदा भाग जाता है, पुलिस के आते ही या पुलिस के बोलते ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये माना जाता है कि इस बंदे ने हो सकता है कि ये सामान चुराया हो, इसीलिए तो ये भाग गया, तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड हो गए। तो उसी को क्या बोला इन्होंने, रेलिवेंट फैक्ट बताया। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि रेलिवेंसी आप तभी पता करोगे, वो फैक्ट जब भी रेलिवेंट होगी जब आपका एक्ट ये कहता हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई इशू है नहीं, सीधी सी बात है कि रेलिवेंट का मतलब है एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट जब कहा जाएगा जब वो रेलिवेंसी से संबंधित हो, ठीक है, और इस प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार से इस एक्ट ने बताया है, ठीक है, कि वह एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब आता है विवादक तथ्य, फैक्ट ऑफ इशू। देखिए जो लोग प्रैक्टिस में हैं उन लोगों को पता होगा फैक्ट ऑफ इशू वो होता है जिसको आपको क्लियर करके अपनी बात को रखना होता है, और जो आप रिलीफ चाह रहे हैं, ठीक है, जब वो फैक्ट ऑफ इशू डिसाइड हो जाते हैं तो जो आपका जो रिलीफ है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखित तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये बॉक्स मेरा है और बी कहता है ये बॉक्स मेरा है, तो ये क्या हुआ, ये फैक्ट ऑफ इशू हो गया, क्योंकि हम दोनों ही इसी चीज़ की ऑनरशिप के लिए लड़ रहे हैं ना, हम दोनों ही ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, ये मेरा है वो कह रहा है ये मेरा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब ये डिसॉल्व हो जाएगा, जब ये मामला निपट जाएगा, जब मैं इससे रिलेटेड कागज़ दिखा दूंगी ऑनरशिप से रिलेटेड, या फिर बी दिखा देगा, तो ये जो डब्बा है वो उसी इंसान का हो जाएगा जो उससे रिलेटेड प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखा देगा, अपनी ऑनरशिप को साबित कर देगा, तो ये फैक्ट ऑफ इशू खत्म हो गया। लेकिन अगर जिस भी मुद्दे पे झगड़ा हो रहा है, जिस बात पे झगड़ा हो रहा है, जैसे कि इस बॉक्स पे झगड़ा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फैक्ट ऑफ इशू हो गया। या फिर मान लीजिए ये पेन का कैप है और इसको लेके 4 लोग लड़ रहे हैं, तो ये फैक्ट ऑफ इशू हो गया कि ये किसका है। अब से फैक्ट ऑफ इशू, ढक्कन का फैक्ट ऑफ इशू क्या आया कि इसका मालिक कौन है, ठीक है। तो ये फैक्ट ऑफ इशू होता है, ठीक है। विवादक तथ्य यानी ऐसा फैक्ट जिसके ऊपर, ऐसा तथ्य जिसके ऊपर विवाद है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, फैक्ट ऑफ इशू। ये तो हो गई कॉमन भाषा। अब हम आते हैं कि लीगली क्या कहता है। तो लीगली देखिए क्या कहता है, विवादक तथ्य से विपरीत यानी विवादक फैक्ट और इशू से मीन्स ये है, इसके अंदर ऐसा कोई भी तथ्य यानी ऐसा कोई भी फैक्ट जिसे अकेले ही या तो खुद या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, यानी कि और चीज़ों फैक्टों को जोड़कर, कनेक्शन करके ना, किसी ऐसे अधिकार या राइट या दायित्व यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या निर्योग्यता यानी कि उसका जिसके लिए वो योग्य नहीं है उसमें जो, ठीक है, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है। देखिए प्रख्यान और प्रत्याख्यान यानी एक उसका एक कह रहा है कि ये मेरा है, दूसरा उसका विरोध कर रहा है। यानी एक ने जो बात कही, जैसे मैंने कहा कि ये जो बॉक्स है ये मेरा है, लेकिन बी ने कहा ये बॉक्स तुम्हारा नहीं है,
ठीक है, मेरा है। तो मैंने बोला कि मेरा है, लेकिन उसने इस बात का विरोध किया, तो ये क्या हो गया, फैक्ट एंड इशू हो गया। तो वही कहा कि एक व्यक्ति कार्यवाही में क्या करता है, प्रख्यान करता है, यानी कि उसको बताता है ना, और दूसरा आदमी क्या करता है, उसको डिनाइड करता है। प्रत्याख्यान, प्रख्यान यानी कि उसको बताना, ठीक है, असिस्टेड करना, और प्रत्याख्यान होता है उसको डिनाई करना, ठीक है। अस्तित्व अनस्तित्व, या तो उसके अस्तित्व की बात कर रहा है या फिर उसके अनस्तित्व की बात कर रहा है, ठीक है, या तो उसके एक्सिस्टेंस की बात करता है या फिर नॉन एक्सिस्टेंस की बात करता है। देखिए प्रोनाउंसिएशन में कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज़ बेरेक्ट ले ले, ठीक है। अस्तित्व या अनस्तित्व, ये जरूरी नहीं है कि बात, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ये जो बॉक्स है वो है, लेकिन सामने वाला कहता है ये नहीं है, तो यहाँ अस्तित्व की बात हो गई कि ये है कि नहीं है, ठीक है। या फिर दोनों पे हो सकता है, प्रकृति, उसके नेचर की बात भी हो सकती है, या विस्तार, या फिर उसके विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव होती है, यानी कि इसमें इन सब बातों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही इसमें फैक्ट एंड इशू है कि अकेले, या तो वो सिंगल, या फिर तथ्यों के संसर्ग में, यानी कि कनेक्शन में, या किसी ऐसे अधिकार में, ये तो अकेले या फिर कई कुछ चीज़ों को कनेक्शन करके अधिकार, दायित्व, ठीक है, या निर्योग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 वर्ड आते हैं, अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता। इसका क्या किया जा रहा है, किसी वाद में, यानी किसी केस या किसी कार्यवाही में, या तो क्या किया जाता है, प्रख्यान किया जाता है, असिस्टेड किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, प्रत्याख्यान, यानी कि उसको डिनाई किया गया है, ठीक है। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है, यानी कि ये चीज़ें होना उसमें नेसेसिटी, इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विवादक तथ्य हो गया। अब देखिए स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तस्मय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य है, ठीक है, यानी फैक्ट ऑफ इन इशू है। तो क्या कहा, सिविल प्रक्रिया में, ठीक है। जब एक्सप्लेनेशंस की बात आ रही है तो यहाँ सिविल प्रक्रिया की बात की गई, उससे पहले उसमें कोई भी डिफाइन नहीं किया था कि सिविल या क्रिमिनल नहीं बोला गया था, लेकिन यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो सिविल प्रक्रिया की, यानी कि सीपीसी के तहत जो प्रोसीडिंग होती है किसी तस्मय पर्वत विधि के द्वारा, ठीक है, यानी कि उस टाइम पे जो भी लॉ फोर्सेबल है उसके अभिलिखित करता है, यानी कुछ चीज़ को वो रिटर्न में रिकॉर्ड करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में, ठीक है, जब उस फैक्ट ऑफ इशू जो आपका इशू है उसके जवाब में जिस तथ्य का प्रत्याख्यान या प्रख्यान किया था, यानी कि उसके जवाब में जिस फैक्ट का या तो वो अस्टेटेड करता है या उसका प्रत्याख्यान यानी कि डिनाई करता है, तो वो क्या हो गया, फैक्ट ऑफ इशू हो गया, ठीक है। अब आता है इसका इलिट्रेशन क्या कहता है, देखिए ए की हत्या का बी अभियुक्त है, वैसे इसमें ख और कै बोला गया है, बट मैं आपको बी और ए से लेके चल रही हूँ, ठीक है, कि बी की हत्या के लिए बी की हत्या का ए क्या माना जाता है, अभियुक्त यानी एक्यूज माना जाता है। उसके विचार में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। अब जब उसका ट्रायल चलेगा, जब कोर्ट में प्रॉपर केस चलेगा, तो उसमें क्या क्या फैक्ट ऑफ इशू होंगे। तो देखिए पहला क्या होगा, ए ने बी की मृत्यु कारित की, क्या ए ने बी को मारा, सबसे पहला फैक्ट तो यही बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या ए का आश्रय यानी कि क्या ए की इंटेंशन बी को मारने की थी, ये दूसरा बन गया। तीसरा यह कि ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यानी कि ए को ख से, यानी कि कुछ क्या वाकई कुछ ऐसी बातें हुई थी, है ना, प्रोवेक्शन हुआ था कि सडनली कोई प्रोवेक्शन हुआ था जिससे कि ये कहा जा सकता है कि भाई ये उसको मार सकता है या नहीं मार सकता है, उस चीज़ की बात इन्होंने कही। उसके बाद यह है कि बी की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय, यानी कि जब ए ने बी का मर्डर किया, क्या उस समय जब उसको मार रहा था तो क्या ए की चित्त विकृति यानी कि जो उसकी जो उसका दिमाग है क्या वो संतुलन में था, क्या वो अनसाउंड माइंड तो नहीं था जिसके कारण वो कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है, यानी कि जिसकी वजह से वो वहाँ उस जो कार्य कर रहा उसका नेचर जानने में वो इनकैपेबल था। तो ये सब क्या हो गया, ये सब फैक्ट हो गए, ठीक है। यानी कि जब भी कोई केस का ट्रायल होता है, जैसे मर्डर हो गया, इन टाइप के जब केसेस होते हैं तो उनकी बंदे की मेंटलिटी भी देखी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं अनसाउंड माइंड है, चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा हो, ठीक है ना। तो ये बात उस टाइम क्या हो गई, फैक्ट एंड इशू के
फैक्ट्स हो गए। किस केस में? जब किसी मर्डर का कोई अगर केस चल रहा है तो उसमें ट्रायल के टाइम पे ये सारे जो है वो फैक्ट एंड इशू हैं, ठीक है, यानी जो विवाद है ना ये सब, ठीक है। अब बात आती है, देखिए विवाद कैसे है, अगर ये कहता है हाँ जी मैंने मारा ही है, खूब पूछा कोर्ट ने, भाई मारा, उन्होंने कहा हाँ जी मैंने मारा है, तो फिर तो फैक्ट ऑफ इशू इन रहा, उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने उसको मारा है, तो फिर फैक्ट इन इशू क्या रहा, उस पर तो विवाद कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब बात आती है फैक्ट इन इशू की, तो क्या हो गया, ए ने बी को मारा, ये बात बी का परिवार कह रहा है जी ए ने बी को मारा, ए कह रहा है मैंने नहीं मारा, तो इसी बात पे ही तो विवाद हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको फैक्ट इन इशू समझ में आ गया होगा। अब आता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। तो देखिए दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत, यानी कि डॉक्यूमेंट से ऐसा कोई भी मीनिंग, सब्जेक्ट आप मीनिंग मान सकते हो, जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, यानी किसी भी सामान पर या तो अक्षरों से, वर्ड में या अंकों में या फिर नंबर में या चिन्हों के द्वारा, यानी कोई भी जैसे मार्क बना देते हैं ना, चिन्हों के द्वारा उसको एक साधन या अन्य किसी साधन पे अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, ठीक है, या तो उसको एक्सप्लेन किया गया है या फिर उसको उस पर छाप दिया गया है, ठीक है, वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग में किए जाने आश्रित या उपयोग किया जा सके, यानी कि जिस पर्पज से उसको लिखा गया है उस इंटेंशन से उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई दूधिया होता है, वो क्या करता है, वो ऐसे नंबर के साथ लिख देता है कि भाई एक तारीख को मैंने ये करा, 2 तारीख को मैंने इतना दूध दिया, 3 तारीख को मैंने इतना दूध दिया, तो ये क्या है, ये उसका डॉक्यूमेंट हो गया ना, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी पत्थर पे हम कोई एक मार्क बना देते हैं ऐसे एरो सा, तो क्या वो भी एक डॉक्यूमेंट टाइप ही हो गया ना, भाई वो एरो ही तो दिखा रहा है आपको कि उधर रास्ते पे जाना है। या आप कहीं बहुत जगह एक बोर्ड देखते हैं जिसपे लिखा होता है कि भाई अगर इस जगह जाना है तो सीधे जाएं, या इस जगह जाना है तो आप राइट में मुड़ो, तो वो भी क्या हुआ, एक भी डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि आप उसका यूज़ किस लिए कर रहे हैं, रास्ते को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो अब इसमें इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, लेख दस्तावेज, यानी कहीं पे कोई लिखी हुई चीज़, मुद्रित यानी किसी पे प्रिंटेड करा हुआ, शिला मुद्रित, किसी लिटोग्राफेड या फोटो चित्रित या फिर फोटोग्राफेड शब्द दस्तावेज हैं, ठीक है। मानचित्र, मैप या रेखांक दस्तावेज, ठीक है, या फिर प्लान, वो सब क्या है, डॉक्यूमेंट है। धातु पृष्ठ, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस या शिला पे उत्कृष्ट लेख दस्तावेज, यानी आपने देखा होगा पत्थरों पे कई बार कुछ चीज़ों को बहुत किसी गोद के या किसी, मतलब देखा होगा ना आपने, कलाकृतियाँ बनती हैं तो ऐसे पत्थर या औजारों से उसको गोद के वो वहाँ पे कुछ लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, या कहीं आपने देखा होगा नेम प्लेट पत्थरों पे बनती है, तो वो सब क्या होगा, उत्कृष्ट लेख हो गया ना, ठीक है। उसके बाद उपासना दस्तावेज, यानी कि जो क्रिक कल्चर होता है, यानी जो एक होता है ना जो ऐसे व्यंग वाले जो चित्र होते हैं, वो भी क्या हुए, डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ बताऊँ, जनरली क्वेश्चन आता है कि ये सब तो आपको ऑप्शन दे देगा, साथ में वो ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा कि लकड़ी के खून से सना हुआ लकड़ी का फट्टा क्या एक डॉक्यूमेंट है, तो नहीं माना जाएगा। या किसी तख्ते से जिससे मर्डर किया गया है, क्या वो डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, भले उस पर कुछ भी लिखा, लेकिन उसका यूज जो हो गया वो किसी को मारने के लिए हो गया, तो वो तो एविडेंस वे में आ गया ना, वो डॉक्यूमेंट कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका थोड़ा सा पार्ट और है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो मैंने आपको बताया है, आपको जो भी डेफिनेशन, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं आपको उसको क्लियर कर दूँ। तो थैंक यू, गुड बाय।